हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। तो सीडीपी प्रो बैच में हमारा जो अगला टॉपिक है, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो, वैसे तो आपने लास्ट वीडियो के अंदर ही देख लिया था कि मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इट इज अबाउट लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग का सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देख के आइए मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, तब आप ज्यादा अच्छे से, हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा, बट आपके पास एक बैक ग्राउंड जो है वो बना होना चाहिए दिमाग में कि ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। जब तक मुझे ये नहीं पता होता कि ये चीज है क्या, मैं उसकी थ्योरीज के ऊपर डायरेक्टली स्विच करूंगी तो वो थोड़ा सा कह लीजिए कि आउट होगा उस चीज से, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट वीडियो को जरूर देखें एंड देन इस वीडियो के ऊपर स्विच करें। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो मैंने बहुत ही जस्ट पॉइंट वाइज, आपने कुछ नहीं करना है, आपको कोई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से मुझसे जो चीज समझ लेंगे कि ये चीज इसने दी है या ये चीज कैसे है, बस उसी में ही आपकी थ्योरी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। प्लस आपको अगर कोई, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आता है चाहे कॉन्सेप्चुअल, मेरे नोट्स या वीडियोस में वो सारी चीजें कवर होती हैं कि अगर आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है तो वो भी आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है या कोई कह लीजिए एग्जाम्पल देके थ्योरी से क्वेश्चन आया है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल एंड एरर, यानी कि ये जो थ्योरी है वो है लर्निंग की थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये दिया किसने है? सबसे पहले एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, नॉर्मली हम थॉर्नडाइक ही कहते हैं, या ईएल थॉर्नडाइक आपके पेपर में जैसे कि ऑप्शन में आता है। ठीक है, सो मैचिंग आ जाती है आपको बहुत बार। तो थ्योरीज के नेम्स आपको लर्न होने चाहिए। थ्योरी के नेम लर्न करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि थ्योरी के नेम्स जब लर्न करने हैं तो आप पहले तो टॉपिक्स लिखिए, थ्योरी का नेम मत लिखिए, पहले टॉपिक्स लिखिए कि लर्निंग में कितनी थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस में कितनी है, पर्सनालिटी की कितनी थ्योरीज हैं। ठीक है, देन वी हैव मोटिवेशनल, मोटिवेशन की भी थ्योरीज है ना। सो वी हैव सो मेनी थ्योरीज, काफी सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं। तो ये पांच छह टॉपिक्स हैं जिनकी थ्योरीज आपको है। सो सबसे पहले टॉपिक लिखो, उसके बाद थ्योरीज लिखनी, उनके नीचे स्टार्ट करो एंड देन ग्रैप द नेम। क्योंकि हमें बहुत बार क्रैमिंग लेवल पे क्वेश्चन आता है तो सीधा नाम ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये दिया है जी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। अब नेक्स्ट चीज आती है एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कंडक्ट किया है। इनिशियली हमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें एक्सपेरिमेंट के भी मैचिंग्स आए थे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने या कौन से थियोरिस्ट ने कौन से एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इस थ्योरी को स्टडी करने के लिए, यानी इस थ्योरी के लिए। अब नेक्स्ट आती हैं कुछ की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बच्चे ये जो की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, इसी से ही आपको सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। यानी यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था जो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो थॉर्नडाइक ने जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने कैट को एक केज के अंदर, यानी एक पिंजरे के अंदर बंद किया। ठीक है, और उस पिंजरे के बाहर उन्होंने, और वो भूखी कैट थी, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है। एक हंग्री कैट को उन्होंने लिया और उसको पिंजरे में बंद किया। पिंजरे के बाहर उन्होंने एक फिश पका के रखी, ठीक है, यानी उसके लिए फूड ऑफर किया। तो फूड को देखने के बाद जो बिल्ली थी वो काफी ज्यादा छटपटाने लगी, है ना, और इधर उधर हाथ पैर मारने लगी कि मैं कैसे पिंजरे से बाहर आके ये खाना फटाफट खा सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। अब इसके लिए वो जैसे ही छटपटाने लगी, बाय चांस उसका पैर एक लिवर या बटन कह सकते हो, लिवर कह सकते हो, तो उसके ऊपर आ जाता है और वो लिवर क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है। उस लिवर के प्रेस हो जाने से पिंजरा जो है वो खुल जाता है। ठीक है, और बिल्ली बाहर आके खाना खा लेती है। नाउ दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट से ही आपको क्वेश्चनिंग होती है, तो उस क्वेश्चनिंग का क्या बेस है, कहाँ से आती है ये क्वेश्चन। जैसे कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ड्राइव क्या थी। ड्राइव मीन्स जो बिल्ली को की उत्सुकता को बढ़ा रहा था, ऐसा क्या था। तो उसकी जो हंगर थी, उसकी जो भूख थी, वो उसकी ड्राइव थी, वो उसका मोटिव थी, जिसकी वजह से उसको बाहर जाने के लिए वो एक्साइटेड थी, है ना। देन स्टिमुलस या गोल क्या था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, यानी स्टिमुलस क्या था इस थ्योरी में। तो स्टिमुलस था फिश या फूड का ऑप्शन आपको वहां पे होगा।
वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट, अगर रिस्पॉन्स पूछा जाएगा तो वो रैंडम मूवमेंट्स कर रही थी, यानी इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। बिल्ली को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई लीवर लगा है, मुझे उस लीवर को प्रेस करना है। नो, वो सिर्फ खाने को देख के छटपटा रही थी, पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो रैंडम मूवमेंट्स हम उसे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या था इस के अंदर? ब्लॉक यानी बॉक्स या केज, जैसे पिंजरा मैंने जिसको बोला आपको ऑप्शन, की क्या चीज रोक रही थी उसको बाहर जाने से? वो पिंजरा रोक रहा था, है ना। वो पिंजरे में बंद थी तो ऑब्वियसली बाहर नहीं जा सकती थी। देन उसे बाय चांस सक्सेस कैसे मिला? चांस सक्सेस, चांस सक्सेस भी उसे रैंडम मूवमेंट्स करके मिला। उसके पास कोई थ्योरी नहीं थी, उसके पास कोई ऐसा नहीं था कि उसका माइंड सेट है कोई कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है। नहीं, उसने सिर्फ खाने को देख के चटपटाना शुरू किया, यानी रैंडम मूवमेंट्स करने शुरू किए, जिससे उसको बाय चांस सक्सेस मिल गया, यानी सफलता मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन, यानी उसने ऐसा क्या चयन किया, उसने ऐसे किस चीज का चयन किया, यानी सिलेक्ट किया, कि सिलेक्टेड द राइट रिस्पॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब उसे, अब देखो थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर। अब एक बार थोड़ी ना ये एक्सपेरिमेंट हुआ, बार बार ऐसा किया गया। जब भी वो भूखी थी, उसे इसी चीज के बार बार अगेन एंड अगेन ट्रायल्स दिए गए। ठीक है। तो जब भी वो भूखी थी, अगेन उसको पिंजरे में डाला। अब उसको ये पता था कि मैं इधर उधर जब हाथ पैर मारती हूँ तो कोई एक ऐसा राइट रिस्पॉन्स है जिसपे क्लिक करने से ये पिंजरा जो है वो खुल जाता है। ठीक है। सो शी सिलेक्टेड द राइट रिस्पॉन्स। जो कैट थी उसने क्या किया? सही प्रतिक्रिया को उसने क्या किया? उसका चयन कर लिया। देन नेक्स्ट आपका आता है फिक्सेशन। उसने फिक्स कर लिया। कुछ ही ट्रायल्स में वो अपने जो बाकी की जगहें थी जहां पे वो हाथ पैर मारती थी, वहां हाथ पैर मारने उसने छोड़ दिए, और वो सिंपली क्या करने लगी? बार बार, जैसे मान लीजिए कुछ ट्रायल्स के बाद वो सिंपली अंदर जाती थी, उसको भूख लगी होती थी, खाना जैसे ही आता था वो लीवर के ऊपर पैर रखती थी, बाहर आ जाती थी और खाना खा लेती थी। ठीक है। सो क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि दिस इज द राइट रिस्पॉन्स। तो बिल्ली ने उस राइट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया एंड उसको फिक्स कर लिया कि जब भी मुझे अंदर बंद करेंगे, मैंने सिंपली ये इसको प्रेस करना और मैंने बाहर आ जाना। ठीक है जी। सो ये हुआ एक, जैसे एक पेपर में यहाँ से ये भी क्वेश्चन आया था कि सिलेक्शन प्लस फिक्सेशन किस थ्योरी में होता है। ठीक है, यानी सिलेक्शन प्लस फिक्सेशन, अब वो यहाँ से आया था कि सेलेक्ट करना, पहले चयन करना और उस रिस्पॉन्स को फिक्स कर लेना। ठीक है। तो जब हम बार बार किसी चीज को ट्रायल्स देते हैं और अपनी गलतियों को निकाल देते हैं, ठीक है, और सही प्रतिक्रिया के ऊपर पहुंच जाते हैं और उसे फिक्स कर लेते हैं, वही हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो है क्रक्स है, मतलब उसका रिजल्ट है। तो वही हम यहाँ पे सिखाना चाहते हैं बच्चे को भी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ लॉज ऑफ लर्निंग की। तो थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें कुछ नियम दिए सीखने के, यानी कि क्या क्या नियम है। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार अलग अलग तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएगा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा कर रहा है तो वो कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है, या फिर हम ये काम कर रहे हैं तो ये कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग है। ठीक है। या फिर आपको सीधा ही आ जाता है कि लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, या प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कितने हैं, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते हैं। सो फर्स्ट आता है जी प्राइमरी लॉज, यानी प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं। तो तीन ही हमारे प्राइमरी लॉज है, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इट विल बी, now, first comes law of readiness. This law states that learning is more effective when the learner is mentally and physically prepared to learn. जब बच्चा मानसिक और शारीरिक तौर से बिल्कुल रेडी होता है। अब इसमें बच्चे नॉर्मली हम कह देते हैं जी रेडी होना इज लॉ ऑफ लर्निंग, कि मैं रेडी हूँ। एक बच्चे ने ऐसे ही मुझे क्लास में एक बार, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे क्लास में एक बार ऐसे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर आप ये कहते हो कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब आपको रेडी होना है ना, रेडी का मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैं रेडी हूँ उड़ने के लिए, तो आई एम रेडी, आप मुझे उड़ाओ, है ना। तो दिस इज समथिंग कि आपको फिजिकली यू शुड हैव द एबिलिटी टू डू दैट, है ना। उनके कहने का मतलब था कि मैम क्या ये फिजिकली भी होता है? बिल्कुल, ये फिजिकली एंड मेंटली दोनों प्रेपरेशन है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं तो रेडी हूँ, तो मैं कैसे उड़ना सीखूंगी? कैसे सीखूंगी? लर्निंग नहीं कर सकती हूँ मैं उड़ने की, है ना। अब मैं ड्राइवर ड्राइवर सीट पे आपने मुझे बिठा दिया और आप बोल रहे हो कि गाड़ी चलाओ, मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बहुत डरी हुई हूँ, या मुझे लगता है कि लड़कियां गाड़ी चला ही नहीं सकती हैं और मैं ऐसे थॉट्स लेके वहां बैठी हूँ, तो मैं गाड़ी चला ही नहीं, मैं लर्न ही नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट रेडी मेंटली एंड फिजिकली। दोनों ही स्टेट्स में मेरे कहने का मतलब है आपको तत्पर रहना होता है, यानी तैयार होना होता है किसी चीज को सीखने के लिए। ये सबसे पहला लॉ है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक
student who is interested in the subject, mentally prepared, will learn better than a student who is disengaged या distracted. तो एक बच्चा जो mentally prepared ही नहीं है कि मुझे, मान लीजिए 1 बजे मैथ्स की क्लास है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि 1 बजे हमें मैथ्स पढ़ना है, या फिर उनका उस टाइम पे मैथ्स पढ़ने का मन है, अब नाउ दे आर रेडी। बट कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा यार इस टाइम पे ना हमारा गेम्स पीरियड होना चाहिए था, या इस टाइम पे ना हमारा इंग्लिश पीरियड पीरियड होना चाहिए था। तो अब दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, तो वहां पे लर्निंग पे इम्पैक्ट जाता है कि आप अगर मेंटली उस चीज के लिए रेडी नहीं है, जैसे मैंने अभी गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल आपको दिया। नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो 2 तरीके से होता है। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, जब आप किसी चीज का करते हैं। अब आपको मैंने मान लीजिए मैंने सीख लिया कि गाड़ी चलती कैसे है, मैं रेडी थी, मुझे पता चल गया कि गाड़ी ऐसे चलती है, यहाँ पे ये आपके क्लच है, ब्रेक है, या कैसे हैंडल करना है, क्या करना है ना। सो क्या जजमेंट लेनी है, मैंने ये चीजें सीख ली। बट मैंने गाड़ी को फिर उसके बाद 15 दिन तक नहीं चलाया, ठीक है। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये बात हो गई कि मैं हर रोज 15 मिनट के लिए गाड़ी चलाने लगी, कि चलो मैं एक डिस्टेंस तक गाड़ी चलाऊंगी हर रोज, किसी भी टाइम पे, ठीक है, कि 15 मिनट मैंने रोज गाड़ी चलानी है। अब ये 2 तरीके के अभ्यास है ना, एक जो मैं 15 दिन बाद गाड़ी चला रही हूँ, एक जो मैं हर 15 मिनट, मतलब हर दिन 15 मिनट दे रही हूँ उस चीज को। तो वो दोनों ही अलग अलग तरीके के अभ्यास हैं, एंड दे आर कॉल्ड लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको मिसयूज नहीं है, ये दुष्प्रभाव नहीं है। ये तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब हम कम यूज कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉ है ये सजेस्ट करता है कनेक्शंस, ठीक है। इससे कनेक्शन बनता है हमारा, किसका कनेक्शन बनता है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का कनेक्शन बनता है, एसआर कनेक्शन बनता है। एज यू नो दिस थ्योरी इज अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि ये थ्योरी क्या है, एक ऐसी थ्योरी है जिसमें मुझे सामने से स्टिमुलस आएगा और मैं उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, है ना। जैसे बिल्ली को स्टिमुलस आया, खाना आया, और उसने उसके लिए रिस्पॉन्ड किया। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या बनाते हैं, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइज से, कि जो चीज मुझे सिखा दी गई, अब जब वो दोबारा मुझसे पूछी जाएगी या मुझे कहा जाएगा गाड़ी चलाने के लिए, तो मैं कितने कॉन्फिडेंट होंगी उस गाड़ी को चलाने के लिए, है ना। सो उसका कनेक्शन कैसे बिल्डअप करूंगी, उस स्टिमुलस के लिए मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी। सो ये इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट चीज है, यानी कि ये एक तरह की प्रैक्टिस है, और बार बार आप जब रिपीट करते हैं, ट्रायल्स देते हैं, एक्सरसाइज होती है, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। सो द मोर फ्रीक्वेंटली एन एसोसिएशन इज यूज्ड द स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन बिकम्स। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, जैसे अगर हर दिन 15 मिनट के लिए मैं गाड़ी चलाने जाऊंगी, तो मैं उतनी ही कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी 15 दिन बाद, तो है ना। और दूसरी तरफ अगर मैं डिसयूज करती हूँ, यानी लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्या करेगी, मेरी लर्निंग को वीकन कर देगी। 15 दिन बाद शायद मैं ये भी भूल जाऊं कि गाड़ी रिवर्स कैसे करनी थी, या गाड़ी का क्या चीज, कोई भी कुछ भी मैं भूल भी सकती हूँ, है ना। तो वो चीज अगर आप कम करेंगे, जैसे वन ऑफ द एक एग्जाम्स में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, कि जैसे उसको आप एज ए एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ए टू जेड तो हर बच्चा कर लेता है। आप किसी बच्चे को लाइक पंजाबी के जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, वर्णमाला हिंदी की जो होती है, वो यूजुअली नहीं आती, है ना, कि आ सुनाओ। तो बहुत बार होता है कि बच्चा भूल जाता है, क्यों भूल जाता है, क्योंकि उसकी मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे के, वो सिर्फ हिंदी के टाइम पे हिंदी पढ़ रहा है, अदरवाइज वो सोशल स्टडी को भी इंग्लिश में पढ़ रहा है, वो साइंस को भी इंग्लिश में पढ़ रहा है, मैथ्स को इंग्लिश में पढ़ रहा है। तो इंग्लिश का यूसेज ज्यादा हो रहा है, उसके अल्फाबेट से ज्यादा फेमिलियर है बच्चा, ठीक है। सो ये भी एक तरह का यूज एंड डिसयूज का एग्जाम्पल हो गया। ये एक पेपर में मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद, बट ये एक क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आया था। तो ऐसी जो चीजें हैं जो आप कभी कभी कर रहे हैं, वो क्या हो जाती हैं, लॉ ऑफ डिसयूज हो जाती हैं, और उससे आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन जो है वो वीक हो जाता है। एंड अगर आप उस चीज को तकरीबन यूज करने लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रोज ही आप उस काम को कर रहे हैं, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, या जितना ज्यादा मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन होगा। अब यहाँ पे भी जैसे एग्जांपल दिया है कि प्रैक्टिसिंग मैथ्स प्रॉब्लम्स डेली हेल्प्स अ स्टूडेंट टू रिटेन एंड अंडरस्टैंड मैथ्स कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने अभी बोला, आपको मैंने अल्फाबेट्स का एग्जांपल दिया, वैसा ही है कि डेली बेसिस पे अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा मैथ्स करेगा, तो उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, रादर देन अगर हम मतलब उस समवन हु प्रैक्टिसेस ओकेजनली, यानी कि कोई
कोई ऐसा है कि जो कभी कभी प्रैक्टिस कर रहा है मैथ्स को कि चलो ठीक है आज तो पढ़ना ही पड़ेगा तो पढ़ लेते हैं, या मैम ने होमवर्क दिया है तो कर लेते हैं, अदरवाइज मुझे मैं नहीं पढ़ती हूँ यूजुअली। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कनेक्शन है उस चीज के साथ वो वीकन हो जाएगा अगर हम कम करेंगे तो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? प्रभाव का नियम, कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए जितना ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि ये एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बिहेवियर्स दैट लेड टू सेटिस्फाइंग आउटकम्स आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। इफेक्ट क्या होता है? मुझे एक दिन, अगर मान लीजिए आज मैं गाड़ी चलाने गई, मैं मान लीजिए 1 किलोमीटर तक मैंने बढ़िया गाड़ी चलाई, दैट विल मोटिवेट मी समवेयर। उसका इफेक्ट क्या होगा कि वाह यार मुझे तो आ गई, है ना, मैं और कल फिर से जाऊंगी, ठीक है, परसों फिर से जाऊंगी, और दूर तक जाने की कोशिश करूंगी, और ज्यादा ट्रैफिक में चलाने की कोशिश करूंगी। तो जितना ज्यादा मुझे आउटकम अच्छे मिलते रहेंगे, उतना ज्यादा उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं उस चीज को, एक्शन को रिपीट करने में ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगी, और ज्यादा मतलब चाहूंगी उस काम को उतना ज्यादा करना। सो कहता है कि while behavior that led to discomfort are less likely to be repeated। जो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, या जिसके रिजल्ट्स मतलब मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, या मुझे अच्छे नहीं मिले, मान लीजिए मैंने किसी में गाड़ी लगा दी तो अगले दिन मैं डर जाऊंगी, इनफैक्ट और ज्यादा मेरे लिए वो हो जाएगा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि नहीं शायद मुझसे नहीं होगा। सो वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता है आपकी लर्निंग को। तो इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है? अगर आपके आउटकम्स यानी आपके रिजल्ट्स अच्छे जा रहे हैं तो आप और ज्यादा काम करने, उसी काम को रिपीट करना पसंद करते हो, अदरवाइज आप नहीं उसको रिपीट करना पसंद करते हो। सो इसमें पॉजिटिव री एनहांस होती है एक तरह से, एंड वेयर एज नेगेटिव री इसके अंदर आपको उस काम को करने से रोक सकती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है हु इज प्रेज्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस इन द क्लास, मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म वेल इन फ्यूचर। अगर मैं बच्चे को, एक बच्चे को सबके सामने खड़ा के उसके लिए तालियां बजवा देती हूँ ना कि वाह यार इसने देखो कितने अच्छे, इस लड़की का एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होता, मैंने एक बच्चे की प्रेज करवा दी, वो लड़की आइंदा से जब भी स्पेलिंग्स के बारे में पढ़ रही होगी या स्पेलिंग्स को पढ़ेगी तो और ज्यादा ध्यान से पढ़ेगी कि मुझे, मेरी तो प्रेज हुई है ना, मैं तो स्पेलिंग्स नहीं गलत करती हूँ, सो आई शुड बी मोर गुड एट स्पेलिंग्स। तो वो चीज हो जाएगी। अगर मैं बच्चे के लिए ये बोल देती हूँ कि इस बच्चे के लिए शेम करो, इस बच्चे को, वैसे तो वी डोंट डू ऑल दीज थिंग्स इन द क्लासरूम्स, बट अगर हम डिमोटिवेट करते हैं बच्चे को तो उसका इफेक्ट क्या होता है, बच्चा उस काम को करने के लिए रेडी ही नहीं होता है। ठीक है, यानी उस काम के लिए बच्चे का ये इम्पैक्ट चला जाता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, या शायद मैं ये अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है जी लॉ ऑफ इफेक्ट। सो दीज वर द 3 लॉज ऑफ लर्निंग जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं। देन आते हैं आपके सेकेंडरी लॉज पे, हम मूव ऑन करते हैं। सेकेंडरी लॉज क्या होते हैं? पहले तो नाम ही याद कर लो आप सेकेंडरी लॉज को, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी लॉ है। सेकेंडरी लॉज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉगी, एंड लॉ ऑफ मेंटल सेट या एटीट्यूड। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लॉ ऑफ एनालॉग पे मैंने देखे हैं या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स पे। अब एनालॉगी पे आपको एग्जाम्पल भी आ जाता है, एनालॉजी और एनालॉगी वट एवर यू वांट टू से, तो उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल भी आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स सबसे पहले हम करते हैं इसको। हम जो कैट वाला एक्सपेरिमेंट है उससे मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से हम सेकेंडरी लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब क्या है सेकेंडरी लॉज? सो व्हेन अ स्टिमुलस इज रिस्पॉन्डेड टू अदर रिस्पॉन्सेज, जितने भी हैं, कोई और अगर रिस्पॉन्स आता है, दे हैव बीन एसोसिएटेड विद दैट स्टिमुलस इन द पास्ट आर लाइकली टू बी मेड। कुछ नहीं है इसका, सिंपल सा मतलब है कि जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करोगे, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। अब मान लीजिए अगर बिल्ली एक ही बार पैर इधर उधर मार के एक बार आराम से बैठ जाती कि यार पिंजरा तो खुल ही नहीं रहा, छोड़ो परे, है ना। अब अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, वो कभी भी अपने राइट रिस्पॉन्स तक पहुंच ही ना पाती। सो यू हैव टू गिव मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, नो मैटर आपका रिस्पॉन्स गलत। हम बहुत बार क्लास में बच्चे को कहते हैं कि बेटा जवाब दो, चाहे गलत जवाब दो, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप कितने नियर हो उस सही आंसर के आपको ये तो पता चलेगा एग्जाम, है ना। तो अब आप जैसे टेट के एग्जाम्स देते हो, तो आप एक एक ट्राई देते हो, मान लीजिए आपके 70 नंबर आए,
दूसरा ट्रायल आपने दिया, उसमें आपके 75 आ गए। अब नाउ यू आर कमिंग टू नो कि मैं कितनी दूर हूँ उस 90 मार्क्स से, कितनी दूर हूँ या कितना दूर हूँ। तो मतलब वो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आप देने थोड़ी छोड़ देते हो कि नहीं यार मेरे तो 70 आते हैं, या आए हैं, या 2 बार मैंने पेपर दिया, अब तो मैं नहीं दूंगी, है ना। सो ये चीज नहीं होती है। सो वही मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होती है, बहु प्रतिक्रिया, है ना। बहुत ज्यादा बार आप एक टाइम पे आएगा जब आप राइट रिस्पॉन्स पे अपने आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ। देन नेक्स्ट सेकंड आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है when a new response is learned to a stimulus, the old response is not forgotten, but less likely to be made। अब जैसे मान लीजिए एक नई चीज आपने सीख ली। नई चीज क्या थी, जैसे मान लीजिए शुरुआत में अगर हम कैट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो कैट थी उन्होंने उसने क्या किया कि पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 20 बार इधर उधर हाथ पैर मारे और फिर जाके वो राइट रिस्पॉन्स पे पहुंची, ठीक है। सेकेंड टाइम उसको जब अंदर डाला पिंजरे में, तो मान लीजिए उसने 16 बार गलत रिस्पॉन्स दिए, तब वो, अब ये न्यू लर्निंग है कि वो लेस इस चीज को धीरे धीरे कम करती जा रही है, क्योंकि वो एक नई चीज को सीख रही है। तो गलतियों को कम करते जा रही है और एक लेवल अप होती जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले अगर आपके 70 नंबर आएंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज ही आएंगे, है ना। आप क्योंकि प्रिपरेशन करके जाएंगे या सिलेबस देख के जाएंगे, या एक आध सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग है उसको और ज्यादा स्ट्रांग करके जाएंगे, उसके पीवाईक्यूज लगा के जाएंगे। तो ऑब्वियसली 70 से आप 80 पे ही पहुंचोगे, 70 से आप 60 पे नहीं पहुंचोगे, एक नए पड़ाव पे पहुंचोगे, शिफ्ट करोगे। एसोसिएट करके आप शिफ्ट करेंगे एक नई लर्निंग के ऊपर, ठीक है। दैट इज द एसोसिएटिव शिफ्टिंग लॉ। देन थर्ड वन आता है यहाँ पे एनालॉगी, जिसपे मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चनिंग अभी तक की मैंने देखी है हर, मतलब काफी सारे एग्जाम्स के अंदर। सो द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली एज रिस्पॉन्डेंट इन द पास्ट। इसमें आपको ना कुछ नहीं याद करना है, इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है एनालॉगी, यहाँ पे जहाँ पे आ जाती है प्रीवियस लर्निंग, ठीक है। प्रीवियस लर्निंग का सीधा सा मतलब, जब हम प्रीवियस लर्निंग को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, दैट कनेक्शन इज एनालॉगी, ठीक है। अब जब बच्चे ने प्रीवियस लर्निंग का मतलब, हमने पहले एक चीज लर्न की है तो उसको कैसे हमने अगली चीज के साथ जोड़ना है, और उसके उसके समानता देखनी है, ठीक है। उसकी मतलब एनालॉगी मतलब होता है सिमिलैरिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि वो चीज वहां पे मैंने की थी, तो अब इस चीज जैसे एक टीचर आता है क्लास के अंदर, यही एग्जाम्पल था। एक टीचर आता है क्लास के अंदर, तो मतलब क्वेश्चन था ये, तो वो सबसे पहले बच्चों से, जैसे मान लीजिए अगर आज मैंने कराना है प्रोनाउन, तो वो मैं आके क्लास में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग इज दैट, दैट इज लॉ ऑफ एनालॉजी, क्योंकि मैं उसमें क्या कर रही हूँ, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज इज द लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल सेट या एटीट्यूड। अब मैंने वहां पे गाड़ी का एग्जांपल देते हुए आपको यह कहा था कि अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, है ना, ये समवट वैसा ही है कि मेरा क्या एटीट्यूड है उस चीज को लेके, जिस चीज को मैं सीखना चाहती हूँ, चाहे वो कुकिंग है, ड्राइविंग है, स्विमिंग है, सम कोर्स है कोई मैं करना चाहती हूँ, डांसिंग है, कुछ भी है। तो this law refers to how an organism will respond to a specific stimulus depends on learner's attitude। तो वो learner के attitude और mental set पे depend करता है कि वो किस तरीके से respond करेगा। One learner may be very keen to learn a task। अब एक बच्चा है, मान लो वो कह रहा है यार मुझे तो ये चीज सीखनी ही सीखनी है, मुझे ना स्विमिंग सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। तो वो जल्दी सीख जाएगा इनफैक्ट, है ना। तो उसका, क्योंकि उसका माइंड सेट है, उसका मेंटली वो प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए, एंड उनका एटीट्यूड जो है उस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव है कि मुझे सीखनी है ये, है ना, वो बहुत क्यूरियस है उस चीज को लेके। जबकि एक अनदर इंडिविजुअल मे हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग दैट टास्क, तो वो उतना ही टाइम लेगा। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है। मान लीजिए किसी को जबरदस्ती स्विमिंग क्लास में डाल दिया गया है कि नहीं आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, आपको लाइफ में कभी काम आएगी, बट वो बंदा पानी से बहुत ही डरता है, लेकिन वो स्विमिंग सीखने जाए, अब उनका माइंडसेट अलग होगा। सो हर लर्नर का माइंडसेट उस काम को, किसी भी काम को सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स की जगह इंग्लिश या अदर चीजें लाइक करते हैं, है ना, नॉट विद एवरी वन, बट हाँ मेजोरिटी मुझे ऐसा लगता है। सो इफ अ पर्सन हेट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड हेट्स ऑल्सो द इंग्लिश पीपल,
ही विल बी लैकिंग द एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज, तो उसका लैंग्वेज में एप्टीट्यूड ही नहीं बनेगा, रुचि ही नहीं बनेगी उसकी, ठीक है। देयरफॉर दिस लैक लॉ ऑफ एटीट्यूड पॉइंट्स द मेंटल सेट और एटीट्यूड, ठीक है। मतलब एक तरह से कहने का कि मैं मेंटली क्या सोचती हूँ उस काम को लेके, वो मुझे प्रिपेयर करता है उस काम को सीखने में और ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मेरा एटीट्यूड उसको लेके नेगेटिव है, तो फिर मैं उतना ही या तो टाइम लूंगी या तो मैं उस काम को नहीं सीख पाऊंगी, उसमें मेरी हिंड्रेंस बनेगा वो चीज। ठीक है जी, सो ये थे आपके सेकेंडरी लॉज। नाउ लास्ट चीजें जो मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली काम आएंगे, कि मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग कैसा रहता है इस थ्योरी में। रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम्स आर मोर लाइकली टू रियकर। इस थ्योरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्या मेन क्रक्स क्या निकलता है ट्रायल एंड एरर से, कि जितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज हमारे होंगे उतने ज्यादा मैं उस चीज को रिपीट करना पसंद करूंगी, ठीक है। सो एक तो ये चीज यहाँ से निकलती है। दूसरा, अगर हम स्टडीज में इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे मतलब ये तो थियोरेटिकली हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिकली मुझे कहाँ पे ये काम आ रही है। तो प्रैक्टिकली बच्चे की जितनी ज्यादा ट्रेनिंग या प्रैक्टिस हम किसी भी सब्जेक्ट में करा रहे हैं, अगर मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं ग्रामर की एक्सरसाइजेस कराती हूँ। अभी आप लोग कर रहे हो ना, ग्रामर के एमसीक्यूज करते हो आप लोग, है ना। जिनके भी लाइक पीजीटी टीजीटी वाले बच्चे, तो आप क्या कर रहे हो, वो आप कर रहे हो ट्रायल एंड एरर। आप ट्रायल देते हो, उनमें से जितनी गलतियां होती हैं उन गलतियों से सीखते हो, फिर नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को नहीं करते हो, एरर्स को कम करते हो। सो जितने ज्यादा ट्रायल हो सके उतने ज्यादा ट्रायल दे के अपनी गलतियों यानी एरर्स को रिड्यूस करना है। दैट इज व्हाट कि हमें वो लर्निंग की तरफ लीड करता है। तो प्रैक्टिकली हम यही करते हैं। सिमिलरली मैथ्स के सब्जेक्ट में, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें हम ट्रायल एंड एरर को जो है अपनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी जो आपने आज इस वीडियो के अंदर समझा। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें से डाउट लगता है या कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ मुझे और क्लियर कर दो। एंड आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी ट्रायल एंड एरर से क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करके आओगे, फॉर श्योर। So stay tuned for more theoretical videos and more videos on CDP Pro Batch. Thank you.